हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार मौर्य, आपका अपना चैनल एक्सेल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में जो मैकेनिकल वर्ड होता है वो रिलेट करता है मैकेनिक्स से। किससे रिलेट करता है? मैकेनिक्स से, ठीक है। और हम मैकेनिक्स में बेसिकली दो चीजों की स्टडी करते हैं। हमारा जो पहला है वह है मैटर, सेकंड है एनर्जी। और मैटर में क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा होता है। तो हम जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जानते हैं, ठीक है। बट प्लाज्मा क्या होता है? क्योंकि प्लाज्मा कुछ लोग जानते भी हैं प्लाज्मा के बारे में और नहीं भी जानते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो दोस्तों जब किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो जो हमारा सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो हमारा जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। बट जब हम गैस को हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं तो जो गैस होता है वो आयनाइज हो जाता है। ये आयनाइज का मतलब क्या होता है? तो जो गैस के एटम होते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो गैस होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और क्या बोल सकते हैं, उसमें फ्री आयंस आ जाते हैं। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा होता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा है आयनाइज गैस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, बट हम इस चैप्टर में मैटर का केवल एक ही फेज की स्टडी करेंगे, वह है सॉलिड वाला, ठीक है। क्योंकि चैप्टर में लिखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की स्टडी करेंगे। क्लियर है? अब एनर्जी, तो आपके माइंड में क्वेश्चन एक उठ सकता है कि सर मैकेनिक्स में केवल हम एनर्जी की स्टडी करते हैं, फोर्स, मोशन, ये सब कहाँ गया? तो दोस्तों अगर एनर्जी मैंने लिख दिया तो एनर्जी में ही सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि एनर्जी से आता है फोर्स, और फोर्स से आता है एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन से आता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी से क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट से आता है पोजीशन, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक ये वाला यहां से आता है एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन। ये मोशन में ही तो पढ़ते हैं, ये मोशन का ही पार्ट है सब, ठीक है। वैसे हमारा मोटिव ये रहेगा कि आपको जो बेसिक चीजें हैं वो भी क्लियर करते चलें। तो इसको थोड़ा सा रीजन भी समझ लेते हैं कैसे कैसे आता है। तो चलिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक ये ग्राउंड बनाया पहले, इस पर, अच्छा ये क्या है? ग्राउंड, ठीक है ना, लिखते हैं ग्राउंड है। और ये क्या है? ब्लॉक रखा, और मैंने इसके पास एक मैन बना दिया, और मैन क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि इस मैन के पास स्टार्टिंग में कौन सी एनर्जी होगी? सोचिए, छोड़िए आपके पास, अगर आप रेस्ट में है इस टाइम तो आपके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? द स्टोर एनर्जी इन द बॉडी एट रेस्ट टाइम इज नोन एज क्या? पोटेंशियल, ये जानते हैं। तो बट फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने के लिए क्या करते, कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं? वर्क पावर एनर्जी में आप पढ़े होंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है तो उसमें बोलते हैं द एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन एंड डायमेंशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो किसी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो चेंज इन पोजीशन के कारण हो या चेंज इन डायमेंशन के कारण हो, तो वो एनर्जी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्लियर है? तो
हम बोल सकते हैं कि जो इस मैन के पास है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये क्या है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, तो ये इस ब्लॉक का क्या कर सकता है, पोजीशन और डायमेंशन चेंज कर सकता है। क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि जो एनर्जी चेंज इन पोजीशन और डायमेंशन कारण आता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये मैन क्या है, इसकी तो उल्टा भी बोल सकते हैं कि इस मैन क्या कर सकता है, इस ब्लॉक का पोजीशन और डायमेंशन चेंज कर सकता है। और इसके लिए क्या करता है, ये स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, जिसे हम बाद में बोलते हैं फोर्स। बाद में क्या, उसी को बोलते हैं फोर्स। क्लियर है। और जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं या एक्सर्ट करते हैं तो बॉडी में क्या जनरेट हो जाता है, फिसलने वाली प्रॉपर्टी जनरेट हो जाता है। यानी फोर्स प्रोड्यूस कर देता है बॉडी के अंदर फिसलने वाली प्रॉपर्टी, यानी स्लाइडिंग प्रॉपर्टी, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या करेगा बॉडी में, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये इसमें स्लो और फास्ट वाली प्रॉपर्टी जनरेट कर देगा, यानी वेलोसिटी जिसे बोलेंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेलोसिटी क्या जनरेट करेगा इस बॉडी में, तो इसमें पोजीशन चेंज करने वाली प्रॉपर्टी जनरेट कर देगा, जिसे हम बाद में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अभी बोले चेंज इन पोजीशन इसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये पोजीशन जब चेंज होने लगेगा तो इसका लोकेशन चेंज होगा, और लोकेशन को ही तो हम बोलते हैं क्या, पोजीशन। लोकेशन जो होता है वही पोजीशन कहलाता है। तो इसका लोकेशन बदलेगा और लास्ट में जहां रुकेगा वहां पोजीशन उसका फिक्स हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह क्या होता है, ये सारी चीजें जनरेट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं, सॉरी इसको हम लिख भी लेते हैं पहले, कि एनर्जी से आता है फोर्स और ये कन्वर्ट कर देता है एनर्जी पुश या पुल के फॉर्म में अपनी एनर्जी को। और फोर्स जो है, फोर्स से पहले एक्सेलरेशन आता है, और फोर्स क्या करता है, स्लाइडिंग प्रॉपर्टी जनरेट कर देता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या जनरेट करता है, मतलब एक्सेलरेशन अपने आप को प्रोड्यूस कर देता है वेलोसिटी में। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये एक्सेलरेशन स्लो या फास्ट वाली प्रॉपर्टी जनरेट करता है। अब वेलोसिटी जो होता है, अच्छा एक बताइए, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, जो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या होता है, सोचिए थोड़ा। तो आप बोलेंगे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, सही बात है। बट मेन डिफरेंस क्या है, तो दोनों ही क्या होते हैं, पहले सिमिलरिटी अगर बताएं तो दोनों ही स्लो और फास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। बट इस जो वेलोसिटी होती है वो स्लो और फास्ट के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, बट स्पीड केवल क्या है, स्लो और फास्ट को रिप्रेजेंट करता है। यही मेन डिफरेंस था इसमें। चलिए, और जो वेलोसिटी होती है वो प्रोड्यूस करता है क्या, डिस्प्लेसमेंट को। तो इस क्या करता है, चेंज इन पोजीशन लिख सकते हैं। और फाइनली क्या होता है, हमारा पोजीशन मिलता है, ठीक है, इस तरह। बट हम लोग क्या करते हैं, अच्छा सॉरी, कुछ लोग के माइंड में ये भी आता है कि क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के कारण आता है, फोर्स के कारण नहीं आता है। तो माइंड में याद रखिएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के कारण आता है, ना कि वेलोसिटी के कारण आता है। हम एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले पढ़ते हैं वेलोसिटी, और सीरियल वाइज अगर पढ़े तो पहले पोजीशन पढ़ते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन के बाद फोर्स पढ़ते हैं, और फिर फोर्स से एनर्जी पढ़ते हैं।
इस तरह पढ़ते हैं। अगर उल्टा लिखें तो इसी को बस कर रिवर्स कर दीजिएगा इस तरह। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में आप देखेंगे एक वर्ड बोलेंगे हम, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो उसमें डिफॉर्मिंग जो फोर्स है वो एक फोर्स ही है। तो हम पहले आपको समझा देंगे कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं फोर्स के बारे में भी। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। और ऐसे इस चैप्टर में भरा पड़ा है फोर्स से रिलेटेड चीजें। फोर्स, तो अभी आपको बताया कि जो फोर्स होता है वो फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल होता है। यहां लिख सकते हैं पुश और पुल होता है। ठीक है, जब किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो चेंज करता है। क्या चेंज करता है? तो दो चीजें चेंज करता है। पहला है स्टेट और जो सेकेंड है वो है डायमेंशन। स्टेट का मतलब मोशन, रेस्ट, डायरेक्शन, यानी ये स्टेट होते हैं, मोशन, रेस्ट, डायरेक्शन। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उसको मोशन में कर सकते हैं। यानी रेस्ट का जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा किसमें, मोशन में। और जब कोई बॉडी दौड़ रहा है, जैसे कोई बॉडी मोशन में है, इस तरह दौड़ रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करके हम उसको रोक भी सकते हैं। यानी हम मोशन का जो स्टेट है उसको हम चेंज कर दिए किसमें, रेस्ट में। ठीक है, और मान लीजिए हम इस तरह सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें कोई अगर खींच दिया तो हम लड़िया के उसकी तरफ चले नहीं जाएंगे। तो यानी हमारा डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो स्टेट चेंज करता है। ठीक है, अब डायमेंशन कैसे चेंज करता है? तो पहले डायमेंशन का मतलब क्या होता है, शेप एंड साइज होता है। अच्छा, डायमेंशन को हम इस चैप्टर में एक वर्ड बोलेंगे, वो है कॉन्फ़िगरेशन। दोनों का एक ही मतलब है। चलिए, तो हम फोर्स एक्सर्ट कर करके किसी बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। कैसे? चलिए एक डायग्राम समझते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी है, रेक्टेंगुलर है। क्या है? रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया है, इस तरह दोनों साइड से पुश कर दिया, मतलब कंप्रेस कर दिया। तो अब क्या होगा, अगर ये बॉडी के अंदर है, अगर बिल्कुल रिजिड नहीं होगा तो ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। यानी ये स्क्वायर शेप में हो सकता है इस तरह। तो अगर इसको कंप्रेस किया, स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर फोर्स लगाने पर इसका शेप चेंज हो सकता है। और जब शेप चेंज होगा तो साइज भी चेंज होगा। अच्छा, शेप और साइज में डिफरेंस क्या है? शेप का मतलब हुआ कि पहले रेक्टेंगल था, बाद में क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और साइज, पहले मान लीजिए 4 मीटर था, समझने के लिए 4 मीटर था, तो अब कितना हो गया, 2 मीटर दिख रहा है, तो 2 मीटर, तो साइज घट गया इस तरह। ठीक है, अब एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस बॉडी का हम स्टेट चेंज कर दें, मतलब ये तीनों चेंज कर दें, या फिर उस बॉडी का हम शेप और साइज चेंज कर दें। ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है उस बॉडी के नेचर पर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस व्हाइट बोर्ड के पीछे क्या वाल है, तो हम इसको पुश करेंगे तो कोई वाल पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वाल अभी रेस्ट पर है, तो बाद में भी रेस्ट पर है फोर्स लगाने के बाद। ठीक है, और इस तरह पुश कर रहे हैं तो उसका शेप और साइज भी नहीं चेंज हो रहा है, तो जरूरी नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो हम अगर स्टेट में भी लिखते हैं तो बोल सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स इज ए फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल बाय विच वी कैन चेंज स्टेट एंड डायमेंशन ऑफ एनी बॉडी। क्लियर है? चलिए, अब फोर्स को मेजर कैसे किया जाता है? तो दोस्तों फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। और हम अच्छा, इसमें एक्सेलेरेशन क्या है? तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, तो टाइम है उससे सॉल्व करेंगे तो क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसकी यूनिट एम है, मास का यूनिट केजी होता है। तो हम अगर फोर्स का यूनिट पूछे आपसे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स का, तो बता सकते हैं क्या? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मास का केजी, और एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स को किसने डिफाइन किया था? न्यूटन ने। किसने डिफाइन किया था? न्यूटन ने। तो उनके नाम पर यूनिट भी लिख सकते हैं, क्या होगा, न्यूटन। देखिए, एक चीज नोट करने वाली बात है यहां पर कि जब हम साइंटिस्ट के नाम पर हम क्या यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल। और उसका अगर सिंबल यूज कर रहे हैं, सिंबल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये डिफरेंट है। और जनरली हम पढ़े हैं कि हर कोई किसी का नाम आता है तो वहाँ कैपिटल लेटर लिखते हैं, बट यूनिट के केस में ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सीजीएस यूनिट लिखिए। तो सीजीएस यूनिट तो क्या लिख सकते हैं इसका? तो ये हो जाएगा ग्राम, मास का क्या है ग्राम, और ये सेंटीमीटर, टाइम का हो जाएगा, ठीक है ना। मीटर की जगह क्या होता है, सेंटीमीटर हो जाता है इसका। और इसका सीजीएस में होता है डाइन, कैपिटल डी लिखा। आप जानते भी होंगे कि जो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, बताइए बताइए जल्दी से। 10 के पावर 5 डाइन होता है। क्लियर है? अब इसकी डायमेंशनल फार्मूला भी लिख देते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बताइए तुरंत। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला सोचिए, डायमेंशन फार्मूला तो तुरंत बना सकते हैं। क्या होगा, मास का क्या होता है, कैपिटल एम हो जाएगा, और एक्सेलेरेशन क्या होगा, एल टी पर -2, ठीक है। और नहीं तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है, इसी को देख कर बना सकते हैं। मास का एम हो जाएगा, ये एम है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो ये एल हो गया। और एस क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो टी के पावर -2 हो जाएगा, इस तरह। अच्छा हाँ, लास्ट पॉइंट जो है नोट करने वाली बात है कि जो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है किसी बॉडी पर, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस चैप्टर में, तो उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्यों बोलेंगे? क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी का फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो अगर वो शेप और साइज चेंज कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं, नए वर्ड में फोर्स का नाम रख देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स चलिए नोट कर लीजिए इतना। अब फोर्स के बारे में इतना चीजें पता होना चाहिए। अच्छा, डिफॉर्मिंग फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा, ये पूरा हर चीज जितना मैंने बताया वही चीज हो जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स, कोई नया नहीं रहेगा। नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हमारा जो मेन मोटिव था वो है सॉलिड के बारे में पढ़ना। तो सॉलिड वाले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए
तो सॉलिड, तो आप जानते भी हैं कि सॉलिड क्या होता है, तो जिसका डिफिनिट शेप, साइज और वॉल्यूम से क्या होता है, डिफिनिट होता है, मतलब फिक्स्ड होता है, तो उसे बोलते हैं सॉलिड। तो हम भी लिख लेते हैं क्या होता है सॉलिड का, डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। बट क्या रियल लाइफ में बिल्कुल ट्रू है? यह ऐसा हमेशा होता है क्या? बोलिए। नहीं, ये रॉन्ग है। क्या हम बोल सकते हैं ये एक फेक कंसेप्ट है, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हम किसी भी सॉलिड का शेप, साइज और वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे किसी आयरन है, आयरन तो सॉलिड है, उसका हम क्या शेप, साइज नहीं चेंज कर सकते हैं? उसको पीट पीट करके उसका कोई भी शेप बना सकते हैं, ठीक है, और उसको खींच करके उसका लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो क्या वो सब चेंज तो हो रहा है, उसका वैल्यूम चेंज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो रियल लाइफ में क्या होता है, हम लिख यहाँ स्टेटमेंट ऐड कर लेंगे इसमें कि इन रियल लाइफ में बी चेंज क्या, शेप, साइज एंड डायमेंशन। किसकी हेल्प से चेंज करेंगे? तो बाई फोर्स, मतलब कौन सा फोर्स, यहां पर नाम रख देंगे, बदल देंगे, क्यों? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब हम फोर्स भूल जाएंगे, क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर है? यानी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके हम इसे चेंज कर सकते हैं। चलिए, और एक चीज और है कि जो कोई भी सॉलिड होता है, इसे हम डायग्राम समझाते हैं पहले। हम मान लीजिए कोई सॉलिड है इस तरह, उसमें एटम है यहाँ पर। जो सॉलिड के एटम्स होते हैं, अच्छा एक चीज और आपके माइंड में आ रहा है कि इतना गैपिंग क्यों है, पास पास रहते हैं, टच में रहते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा दूर रखा है। चलिए, तो जो एटम होते हैं, इनका जो पोजीशन होता है यहाँ पर, इसका जो पोजीशन है बिल्कुल फिक्स्ड होता है, मतलब ये अपने पोजीशन पर हमेशा मतलब अपना पोजीशन मेंटेन रखना चाहते हैं, या सीधे से बोलें ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहते हैं, ठीक है, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर रहते हैं। किस पर रहते हैं? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर। यानी किसी भी सॉलिड का जो एटम होते हैं, सॉलिड के अंदर जो एटम होते हैं वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर रहते हैं, यानी स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक स्टेटमेंट और भी ऐड करते हैं, क्या होता है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ या ऐसे लिखिए, बिटवीन लिखिए, बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। एक पार्टिकल क्या हो जाएगा? एटम या फिर मॉलिक्यूल्स हो जाए। क्लियर है? तो देखिए, इन्हीं दो स्टेटमेंट को पकड़ करके एक सॉलिड को डिवाइड कर सकते हैं। जो दो टाइप का सॉलिड हम लिखेंगे, पहला है रिजिड, यानी रिजिड बॉडी हो सकती है, और दूसरा का है नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है। और नॉन रिजिड जो बॉडी होती है वो टू टाइप्स की होती है, होता है इलास्टिक बॉडी और सेकंड है प्लास्टिक बॉडी। ठीक है। अब रिजिड बॉडी क्या होगी, तो चलिए इसको समझते हैं। रिजिड बॉडी
तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है, बॉडी का एटम यहाँ पर मैंने शो कर दिया। तो अगर मैंने 2 एटम शो किया है बॉडी का, ये सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी का 2 एटम शो कर दिया मैंने, और इनके बीच का जो सेपरेशन है हमने रखा 1 सेंटीमीटर। कितना रखा? 1 सेंटीमीटर ना, ठीक है ना, दिख रहा है ना, चलिए 1 सेंटीमीटर रखा। तो अब अगर मैं इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करता हूँ, कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा? अगर इस बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं होता है, ठीक है, और साथ ही में इस बॉडी का, जैसे मैंने फोर्स लगाया पहले दिखाता हूं, तो क्या होगा? ये इसमें हो सके मोशन में हो जाए बॉडी। इतना अच्छे से बनाता हूं, ये लीजिए इसे पोजीशन भी रखा। हाँ, अब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये बॉडी मोशन में हो गया, मान लीजिए चल रहा है मोशन में। बट अगर इस बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है, शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है, साथ ही में एटम के बीच का जो सेपरेशन है, उनके भी जो सेपरेशन है वो 1 सेंटीमीटर मेंटेन रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है, पोजीशन भी चेंज नहीं होता है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो हम बोल सकते हैं ऐसे बॉडी क्या होते हैं? रिजिड बॉडी है। यानी ये बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी है कहलाएगा, ठीक है। तो रिजिड बॉडी होता क्या है? जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप और साइज भी चेंज ना हो, तो ये जनरली बोला जाता है सॉलिड जो फॉलो कर रहा है इस टाइम। और साथ ही में जो उसके पार्ट एटम्स होते हैं, सॉलिड का जो एटम होता है उनका पोजीशन चेंज नहीं होता है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो हम बोल सकते हैं ये बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो इसके बेस पर हम लिख सकते हैं रिजिड बॉडी का स्टेटमेंट कि क्या होता है रिजिड बॉडी। तो लिख सकते हैं द रिलेटिव पोजीशन बिटवीन constituent particle remains unchanged when क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड। डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड, क्लियर है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं बताइए? एग्जाम्पल तो पहला आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि जो रिजिड में सबसे रिजिड क्या होता है? डायमंड। क्या होता है? डायमंड। लिख दे रहे हैं डायमंड। और कोई बता सकते हैं? बोलिए। तो एक और हो सकता है, यहाँ पर होने के बहुत कुछ हो सकते हैं, मैं दूसरा का एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, वह है कार्बोरंडम। कार्बोरंडम, ठीक है। और कार्बोरंडम का जो शेप है दिखने में कैसा है, इसी का मैंने डायग्राम क्या है थंबनेल में शो किया है, मतलब कार्बोरंडम भी थंबनेल पर है, देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बोरंडम होता क्या है? तो देखिए एक पत्थर है, ये स्टोन है, जिस पर हम क्या करते हैं, जो चाकू को होता है घर का, उस पर हम धार लगवाते हैं, उस पर मतलब शाइनिंग करवाते हैं उस पर। और जो नाव बाल काटते हैं उस तो कैंची होता है, उस कैंची पर जो धार लगवाया जाता है मतलब शाइनिंग करवाया जाता है, उसी पत्थर के थ्रू करवाया जाता है, तो कार्बोरंडम कहलाता है उसको। चलिए नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है? अच्छा एक क्या और है, एक मैंने बोला है कि इसमें रीजन बोल देता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन कंस्टेंट पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए, इस पार्टिकल का जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो अभी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये पोजीशन ही नहीं चेंज किया, तो अपने आप को मेंटेन रखा पोटेंशियल एनर्जी। और जब मेंटेन नहीं रख पाता है तब ये क्या होता है, 2 टाइप की प्रॉपर्टी को शो करता है, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी और एक प्लास्टिक प्रॉपर्टी को। तो ऐसे बॉडी को इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, और जो कुछ होता है प्लास्टिक बॉडी। तो दोनों का डिफिनीशन हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल पूरा अच्छे से डिटेल में। फिलहाल नॉन रिजिड बॉडी के बाद एक्सप्लेन कर देते हैं। तो नॉन रिजिड बॉडी क्या हो जाएगी?
बताइए। तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और कंस्ट्रेंट पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो जाता है तो ऐसे बॉडी को बोल देंगे क्या, ये नॉन रिजिड बॉडी है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं आप, जैसे रबर और स्टील और आयरन रॉड और भी लिख सकते हैं, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए इलास्टिक जो प्रॉपर्टी होती है ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। मतलब अगर बोलें तो कई बुक में क्या होता है, ये इसी के नाम से भी बुक में लिखा रहता है इलास्टिसिटी। ये जो चैप्टर का जो नाम है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी और सॉलिड ना लिख करके क्या लिखा रहता है, इलास्टिसिटी। हम कई बार कॉम्पिटिटिव बुक में ये देखे हैं कि वहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी और सॉलिड ना लिख करके लिखता है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो है, तो इसको हम अलग से बिल्कुल फ्रेश लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।